नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं बजट से जुड़ी हुई हमारी ये लगातार अनवरत कवरेज। सुबह से चल रही है, पूरा देश जी बिजनेस के साथ देखता हुआ नजर आया बजट, और बजट के बाद का विश्लेषण भी आप देख रहे हैं जी बिजनेस के साथ। चुनावी साल में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। ये पहले से तय था कि अंतरिम बजट में सरकार किसी बड़ी योजना की घोषणा तो शायद नहीं करेगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन नौकरी पेशा लोगों में उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में कुछ छूट जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं अंतरिम बजट में सरकार का पूरा फोकस युवाओं, किसानों, महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर रहा। अब हम आपको बताते हैं अंतरिम बजट में किस सेक्टर को क्या मिला, और ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे खास सहयोगी जुड़ चुके हैं जो सुबह से आपके साथ भी रहे। मृत्युंजय कुमार झा, हमारे कमोडिटी एडिटर, एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आप बताएंगे हमें कि आज क्या खोया एग्रीकल्चर सेक्टर ने और क्या पाया। स्वाति रैना मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जो टैक्स के बारे में बताएंगी कि एग्जैक्टली आम आदमी को टैक्स के मोर्चे पर क्या मिला। दीपक यादव मेरे साथ हैं जो बताएंगे अंतरिम बजट में रियल एस्टेट को क्या मिला। एक घर का सपना जो होता है, क्या इस बार पूरा हुआ या नहीं। जिनके पास ऑलरेडी घर है, क्या उनको कोई राहत मिली, या जो अब नए घर का सपना संजोए हुए हैं, क्या उनके लिए कुछ उम्मीदें आगे हैं। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सबसे पहले मृत्युंजय के पास चलते हैं। मृत्युंजय, किसानों को क्या मिला? देखिए, किसानों को बहुत कुछ मिला है, आप कह सकते हैं। वैसे इंटरिम बजट है, इसमें बहुत उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक जो बड़ी बात इस बजट में कही गई है, जो बड़ा ऐलान है, वो ये कि तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़े प्रयास किए जाएंगे। ये ऐलान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखिए कि जो हमारी खपत है, जो हमारा कंजम्पशन है एडिबल ऑयल का, उसमें हम 60 से 70% इंपोर्ट करते हैं। एक बड़ा चंक जो टॉप 3 कमोडिटी हम इंपोर्ट करते हैं उसमें एडिबल ऑयल शामिल है, क्रूड और गोल्ड के बाद। तो वहाँ पे अगर फोकस होता है, खास करके इसमें जिक्र किया गया कि सरसों और मूंगफली का उत्पादन बढ़ाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये एक कंज्यूमर के लिए राहत की बात होगी, इकोनॉमी के लिए राहत की बात होगी और किसानों के लिए अच्छी बात होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण ऐलान है वो ये कि अब इसमें यह कहा गया है कि सभी इलाकों में नैनो डीएपी का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। हालांकि ये डिबेटेबल है, बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि शायद इसका उतना फायदा ना हो, कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हाँ, इससे उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ेंगे। अब डिबेटेबल जरूर है, लेकिन इसमें ये डिमांड की जा रही है कि एक रिसर्च हो जाए, और रिसर्च में अगर ये तस्वीर साफ हो जाए कि हाँ वाकई इससे फायदा होना है, तो निश्चित तौर पर तत्काल प्रभाव से इसे इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। इसके अलावा डेयरी किसानों की मदद के लिए सरकार योजना लाएगी। डेयरी एक बड़ा सेक्टर है, बड़ा फील्ड है, तो वहाँ पर कुछ नई योजना आती है तो डेयरी फार्मर को भी फायदा होगा और डेयरी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। इसके अलावा ये कहा गया कि कृषि के लिए मॉडर्न स्टोरेज और सप्लाई चेन पर फोकस होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में अभी साइलो तकनीक बहुत हद तक कई जगहों पर शुरू हुआ है। जो पोस्ट हार्वेस्ट है उसके ऊपर बड़ा फोकस किया गया है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब आप बहुत ही साइंटिफिक तरीके से खेती नहीं होती है हमारे यहाँ, तो किसानों का बड़ा लॉस होता है पोस्ट हार्वेस्ट में। जब फसल की कटाई होती है तो उन्हें बड़ा, उनकी बर्बादी हो जाती है, उन्हें नुकसान होता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट के ऊपर बड़ा फोकस किया गया है ताकि वहाँ पर नुकसान कम से कम हो और किसानों की आमदनी इससे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जो फिशरीज हैं उसके लिए बड़ा ऐलान हुआ है, मत्स्य योजना के लिए कि उसको बढ़ाया जाए, उसको कैसे और उसके मैनेजमेंट को ठीक किया जाए, सिस्टम को ठीक किया जाए, ताकि वो भी एक बड़ा सेक्टर है और फिशरीज के जो फार्मर हैं उनके लिए भी कमाई का जरिया बढ़े। तो कुल मिलाकर आप देखें तो ये एग्रीकल्चर ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। बस एक बात इसमें है कि जितनी बातें यहाँ पर कही गई हैं वो ठीक से ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो जाए। अगर ठीक से ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो जाता है तो यकीन मानिए कि हमारा एक बड़ा बर्डन ऑयल के इंपोर्ट पर कम हो जाएगा, उत्पादन उत्पादकता दोनों बढ़ेगी, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, और पोस्ट हार्वेस्ट के लिए जो कहा गया है वो भी एक बड़ा ऐलान यहां पर आप मान सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने ब्रेकडाउन किया। मोटा मोटा तौर पर ये लग रहा था कि किसानों को और कृषि को शायद कुछ मिला नहीं, लेकिन आपने जिस तरह से ब्रेकडाउन किया है ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ मिला है, काफी कुछ बज रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। और इससे पहले कि मैं अपने दूसरे सहयोगियों के पास जाऊं, जरा सुन लेते हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या रिएक्शन दिया बजट के बाद। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा।
साथियों, आज जिस इनकम टैक्स रेविशन स्कीम की घोषणा की गई है, उससे मध्यम वर्ग के करीब 1 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछली सरकारों ने सामान्य मानवी के सिर पर दशकों से ये बहुत बड़ी तलवार लटका कर रखी थी। आज इस बजट में किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और बड़े निर्णय लिए गए हैं। नैनो डीएपी का उपयोग हो, पशुओं के लिए नई योजना हो, पीएम मत्स्य संपदा योजना का विस्तार हो और आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान हो। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और खर्च कम होगा। तो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इंक्लूसिव है और इनोवेटिव है। अब इनोवेटिव मुझे एक नजरिए से तो काफी लग रहा है स्वाति, टैक्स के मोर्चे पर कोई ऐलान नहीं हुआ बड़ा, लेकिन फिर भी सरकार कह रही कि हमने 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचा दिया। ये टैक्स रेमिशन स्कीम क्या है और कहां फोकस्ड है? अभी फिलहाल जो 1 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाया गया है, वो जो लंबित पड़े विवादित मामले हैं उससे जुड़ा हुआ मामला है। अब वित्त मंत्री जी ने कहा कि जो टैक्स की बुक्स है वो पुराने मामलों से भरी पड़ी है। अब उससे क्या होता है कि जो पुराने जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उनको बड़ी परेशानी होती है। अब उन्होंने क्या किया, जो लगभग उन्होंने मेंशन किया कि 1962 के बाद से ही कई ऐसे मामले पड़े, इतने पुराने, आप समझ सकते हैं, इतने पुराने मामले हैं जो कि ऐसे ही विवादित पड़े हैं, डिस्प्यूटेड है, जिस पे लिटिगेशन है, और इतने पुराने मामलों में अभी भी लोगों को शायद सुनवाई के लिए जाना पड़ता होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पुराने लंबित मामले जो पड़े हैं उनको विड्रॉ हम करते हैं, हम आपको उससे बिल्कुल फ्री रखते हैं। अब कब के हैं ये? फाइनेंशियल ईयर 2009 से 2010 तक के 25,000 तक के जो टैक्स डिमांड है उन्होंने उसे वापस लेने की बात कही है। फिर फाइनेंशियल ईयर 2010 से 11 और फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2015 तक के 10,000 तक के जो टैक्स डिमांड के मामले हैं उन्हें माफ करने की बात कही है। मकसद यही है कि जो टैक्स पेयर सर्विस है वो बेहतर हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और ईज ऑफ लिविंग है उसको और भी ज़्यादा सरल किया जाए। और वैसे भी शुरुआत तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की थी, पॉजिटिव ढंग से की थी, ये कहकर कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें जिस तरीके से वृद्धि हुई है, टैक्स रिफंड के जो मामले हैं जो इतनी आसानी से अब टैक्स रिफंड आ जाता है, तो वहाँ पर शायद किसी को लग रहा था कि कुछ यहाँ पर अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन जिसका इंतजार एक आम आदमी को था कि क्या कुछ टैक्स दरों में बदलाव होगा, वो हुआ नहीं। ये हो सकता है कि क्योंकि अंतरिम बजट है, सरकार नहीं चाहती थी कि इसमें कोई बड़े बदलाव हो। हमें ये भी मालूम है कि 2023 के बजट में न्यू टैक्स रजीम को और आकर्षक बनाने की तरफ ऐलान किए गए थे। 7 लाख तक की आय पर न्यू टैक्स रजीम में कोई टैक्स नहीं है और टैक्स स्लैब में भी न्यू टैक्स रजीम में ट्वीकिंग की गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन को न्यू टैक्स रजीम में शामिल किया गया। तो शायद उन्हें लगा कि स्कोप ज़्यादा नहीं है और ये भी हो सकता है कि उन्हें पूरी उम्मीद रही कि जुलाई में जो फुल फ्लेजेड बजट आएगा तो उसमें शायद आम आदमी को खुश होने का मौका दे दिया जाए। तो टैक्स दरों में बदलाव को लेकर कोई यहाँ पर बड़ा चेंज नहीं हुआ, बड़ा क्या, कोई चेंज नहीं हुआ है। जो आपने रेमिटेंस स्कीम की बात की, उसमें क्लैरिफिकेशन असल में ये है कि बजट 2023 में जो आप विदेश में खर्चा करते हैं, जो रेमिटेंस होती है, उसको 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया था। इसमें हर किसी को बड़ी हैरानी हुई थी कि इतना ज़्यादा, लेकिन साल में 7 लाख रुपए बाहर कितने % लोग भेजेंगे, उसकी जो तादाद है कम है। उसके बाद उसमें बस क्लैरिफिकेशन ये आई है कि इस पूरे प्रोविजन को जो है वो आईटी एक्ट में शामिल कर दिया गया है। तो जस का तस बरकरार है, बस आईटी एक्ट में उसको शामिल कर दिया गया है जो कि 1 अक्टूबर 2023 से लागू मानी जाएगी। तो ये एक छोटा सा बदलाव है जिस पर बस प्रोविजंस के मामले में क्लैरिफिकेशन है, पर ओवरऑल समझा जाए तो टैक्स पेयर्स को अब थोड़ा इंतजार और करना पड़ सकता है। होपफुली फुल फ्लेजेड बजट में हमें कुछ खुशखबरी मिल जाए। ओके, तो कह सकते हैं कि खाली हाथ तो नहीं छोड़ा सरकार ने टैक्स पेयर्स के लिए। पुराने लंबित मामलों में थोड़ी राहत देने की कोशिश की है और बाकी थोड़ा इधर उधर से देने की भी कोशिश की है। सरकार का मकसद यही है कि ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए टैक्स ब्रैकेट्स को और जो मौजूदा टैक्स का इकोसिस्टम है यथावत स्थिति बरकरार रखी जाए।
दीपक यादव के पास चलते हैं। दीपक, नहीं बदली दर, लेकिन क्या आसान हुआ घर? देखिए, अब इसमें ये कहा जाए कि उम्मीद जो थी वो प्रत्यक्ष रूप से थी कि सीधे तौर पर कुछ रियल एस्टेट को मिल जाए, जो कि नहीं मिला, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ मिला। उसको समझने की ज़रूरत है दीपक। जो प्रधानमंत्री मोदी का अभी आपने जब भाषण सुना तो उन्होंने विकसित भारत के 4 स्तंभ की बात की है, और वो 4 स्तंभ महिला, युवा, गरीब और किसान हैं। और अगर आप देखिए तो 2 करोड़ नए घर बनाने की जो बात की गई है, वो 2 करोड़ नए घर कौन से होंगे? उन लोगों के लिए होंगे जो चौल में रहते हैं, उनके लिए होंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए होंगे जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं। तो इन लोगों के लिए 2 करोड़ नए घर बनेंगे, और उन लोगों को इतनी शक्ति, मतलब इतना सरकार की ओर से मदद दी जाएगी कि वो अपना घर बना भी सकें, खरीद भी सकें। इस तरह की एक प्लानिंग है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 3 करोड़ के आसपास घर पीएम आवास के तहत बन चुके हैं। 2 करोड़ बनाने की योजना अगले 5 वर्षों में। तो सीधी तौर पर हम देख सकते हैं कि जो गरीब वर्ग है उसको फोकस किया गया है इस बजट में, अंतरिम बजट में। जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि मध्यम वर्ग के लिए भी घरों का आगे पीएमवाई में जोड़ा जाएगा, लेकिन वो फुल फ्लेज बजट में हम देख पाएंगे, शायद जुड़ेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखने की कोशिश करें दीपक, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि इंफ्रा में 11,11,111 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट, जो कैपेक्स है, उसके तहत काफी बड़ा इंफ्रा डेवलपमेंट था। जाहिर तौर पर पीएम गति शक्ति के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बेहतर करने की कोशिश होगी। 3 प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम लागू किए जाएंगे। इसमें ऊर्जा, खनिज, सीमेंट कॉरिडोर है, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर है, उच्च यातायात घनित कॉरिडोर है। तो इसके जरिए जाहिर तौर पर जब इंफ्रा बढ़ता है तो रियल एस्टेट उसके पीछे पीछे बढ़ता है, और जब रियल एस्टेट बढ़ता है तो उसके साथ करीब 250 इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ दिया गया है इस पूरे बजट में। एब्सोल्युटली। इसमें बड़ी बात जो दीपक ने कही, और जो मैं एक आम व्यूअर के तौर पर समझ पाया, जो आपने नाम दिया था, टीज किया था, वो बिल्कुल फिट बैठा है। हम सबको छत दिलाएगा बजट। नहीं, बिल्कुल एक लाइन में यही है, मतलब बिल्कुल। मैंने इसीलिए पूछा कि सबको छत क्या मिलेगी, तो उसका जो राइमिंग हुआ तो थोड़ा सा चेंज हुआ। लेकिन लेकिन दीपक ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जो कैपेक्स जो बढ़ा है। देखिए, हम तो अपने दर्शकों को बड़े आसानी से समझा भी रहे हैं, दीपक ने थोड़ा सा समझाया भी उसको। कैपेक्स जो है ना, सरकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने आम लोगों को कुछ नहीं दिया, अपने लिए भी कुछ रखा है, वो है कैपेक्स। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कैपेक्स में आप बढ़ाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ाते हैं, वो परियोजनाएं बढ़ती हैं, उन परियोजनाओं से विकास की गतिविधियां बढ़ती हैं। विकास की गतिविधियां बढ़ेंगी तो जॉब जनरेशन होगा, नए कारखाने बनेंगे, ये सारी गतिविधियां बनेंगी तो टैक्स भी आएगा सरकार के पास, तो एक तरह से कमाई होगी। तो सरकार ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस बजट को बहुत ही खूबसूरती से रखा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार इस बार लोक लुभावन वादों पे नहीं फंसी। इस बार फिस्कल कंसोलिडेशन पर ज्यादा फोकस रहा है सरकार का। अनाप शनाप खर्चा नहीं, लोक लुभावन वादे नहीं, लेकिन हाँ, एक वित्तीय जो समझदारी होती है, डिसिप्लिन होता है, प्रूडेंस होता है, उस पर रहा सरकार का फोकस। महिलाओं के लिए अंतरिम बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उन्हें क्या क्या मिला, खासतौर से ये बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं मेरी सहयोगी नेहा आनंद। इस अंतरिम बजट में हमने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बहुत सारे एरियाज पर फोकस और ऐलान आते हुए सुने। उनमें से एक जो फोकस पॉइंट था वो महिलाओं को लेकर था, और कुछ बड़े ऐलान यहाँ पर हमने होते हुए देखे हैं, और साथ में ये भी विवरण निकल कर आया कि अब तक क्या कुछ हो चुका है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ग्रामीण इलाकों में 70% जो मकान है वो महिलाओं को दिए गए हैं, ये एक बड़ा ऐलान उनकी तरफ से निकल कर आया। 10 साल में उच्च शिक्षा, महिलाओं की भागीदारी जो है इसमें वो 28% तक बढ़ी है। यही नहीं, आशा वर्कर्स, वो महिलाएं जो घर घर जाकर सरकारी स्कीमों के बारे में लोगों को अवगत कराती हैं, शिक्षा से जुड़ी बातें बताती हैं, उनको आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा, उन्हें इस कैटेगरी का हिस्सा भी बनाया जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो लखपति दीदी स्कीम है उसमें लोन्स देने के लिए जो यहाँ पर संख्या है वो बढ़ा दी गई है। 1 करोड़ महिलाओं को अब लखपति दीदी बनाया जाएगा। और हेल्थ केयर और फार्मा के लिए अंतरिम बजट में क्या घोषणाएं हुई हैं, बताएंगी नूपुर।
हेल्थ केयर और फार्मा के लिए काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट बजट में आते हुए दिखे। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि जो अनुमान है उसे अब बढ़ा दिया गया है हेल्थ सेक्टर के लिए 79,000 करोड़ से बढ़ा के 90,000 करोड़ कर दिया गया। तो फोकस पूरा हेल्थ केयर और फार्मा पर सरकार का बना हुआ है। गर्ल्स जो 9 से 14 वर्ष के उनके सर्वाइवल कैंसर टीकाकरण को भी सरकार ने कहा है कि इसे बढ़ावा दिया जाए। बेहतर जो प्रारंभिक बचपन देखभाल और समक्ष आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में तेजी लाई जाए, उसके विकास के लिए भी सरकार ने किया है पूरा का पूरा फोकस। टीकाकरण के प्रयासों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू किया जाए और इन सबसे ऊपर जो आयुष्मान भारत योजना है उसके तहत स्वास्थ्य कवर अभी सभी आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहकारियों तक इन सब के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया है। FY25 में आयुष्मान भारत के लिए 7,500 करोड़ तक का आवंटन किया गया है। तो बड़े डेवलपमेंट्स हेल्थ केयर के लिए आते हुए दिखे, जहां पे उन्होंने हेल्थ का जो बजट है वो 79 करोड़ से बढ़ा के अब 90,000 करोड़ रुपीस कर दिया। ये बड़ा है। और आयुष्मान भारत की जो लिमिट है उसे भी बढ़ा के 7,500 करोड़ रुपए कर दिया। साथ ही साथ सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण पर भी सरकार का फोकस है और जो बाकी के टीकाकरण होते हैं उनके भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सरकार जो है वो बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास करती हुई नजर आई है। और आइए देखते हैं अंतरिम बजट के बाद जी बिजनेस से खास बातचीत में इंडस्ट्री के दिग्गजों ने क्या कहा। सबसे ज़रूरी जो मैं कहूँगा कि एक कॉन्फिडेंस आता है। और हम जो भी यहाँ बैठे थे सुन रहे थे सब साथ साथ, सबका यही सोचना था कि देखिए कितना गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस है, क्या जो काम हुआ है अभी तक और कॉन्फिडेंस आगे के बारे में है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अगर देखें कि हमारा उद्देश्य क्या है, और इस बजट स्पीच में बार बार वित्त मंत्री ने 2047 में विकसित भारत की बात की। बिल्कुल। और किसी भी भारतवासी के हिसाब से अगर हम सोचें कि एक हमें यह सोचना कि 23 साल में हमारी गिनती दुनिया के सबसे डेवलप्ड नेशंस में होगी, एक बहुत बड़ी चीज़ है। Aspect of bringing focus on MSMEs for upgrading their skills and enabling transition, I think it's certainly an important one. The focus on research and development by providing the resources at low cost, because the R&D investments in the economy is lower than what it should be. And that is very critical for a stronger India, for a Vikshit Bharat. So that also has come into the picture. We have to tell we want to make this a manufacturing-led economy and not just something where you can dump your product. So even if you are biggest brand, I don't want to take, but you will not get softs just because you are a big brand and we will give you tax breaks or what I call import duty breaks. You come in the country and we will give you the same sort of benefit which we give to the Indian companies. A and B, I believe the main thing has to be how much investment you are bringing in for the benefit. Correct. So I think that has been, for that matter, they say we first develop India. I think is a very good attitude. But that one statement shows that the government is intended to protect Indian industry also, because all said and done, we don't want to be also getting all goods from here, there and there. और बजट बोनांजा का अब वक्त हो चला है और हर घंटे हम आपसे पूछ रहे हैं एक सवाल, और अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया तो आपको मिलेगा शानदार उपहार जी बिजनेस की ओर से। आइए अगले सवाल का वक्त हो चुका है। सवाल नंबर 12। सवाल है, किस वित्त मंत्री ने सबसे छोटा बजट भाषण दिया है? आपके ऑप्शन है ए हीरू भाई मोजी भाई पटेल, बी मोरारजी देसाई, सी डॉक्टर मनमोहन सिंह और डी पीयूष गोयल। जो भी आपका आंसर है उसके लिए आपको क्या करना है? ZB स्पेस 12 A B C या D, जो भी आपका जवाब है वो लिखना है, टाइप करना है। अपना जवाब 57575 पर भेज देना है। हाँ, हैशटैग आपको इस्तेमाल करने हैं 2, ये जरूरी है, हैशटैग बजट ऑन जी और हैशटैग अनिल सिंह भी। इस पर अपना जवाब ट्वीट करें और सही जवाब देने वाले को मिलेगा बजट बोनांजा का शानदार पुरस्कार। और बजट बोनांजा में सवाल नंबर 10 के विनर के अनाउंसमेंट का वक्त हो चला है। सवाल नंबर 10 के विनर हैं अभिनव डावर जी, @अभिनव डावर इनका हैंडल है। ये है अभिनव डावर, जिनको मिला है आकर्षक इनाम और गोल्ड वाउचर विनर बने हैं अभिनव डावर जी। बहुत बहुत मुबारकबाद अभिनव जी आपको।